हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी बड़ा मज़ेदार है। 2017 का ये क्वेश्चन है। यूपीएससी में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि असलियत में आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का बिहेवियर कैसा है और क्यों आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा जाता है। और मज़े की बात ये है दोस्तों, ये हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर में मिलने वाला भी नहीं है। मामला ये है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल नाउ इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, बस ये आपके टिपिकली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन आपके जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाले टीचर होंगे वो ये पूछे कहेंगे कि हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में से पूछा गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स वाले सेक्शन से पूछा गया है। दोस्तों, यूपीएससी का बिहेवियर समझ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता सिर्फ एक हिस्ट्री के पार्ट को छोड़कर जो करंट अफेयर से ना पूछा गया हो। ज्योग्राफी भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, पॉलिटी तो करंट अफेयर से भरी पड़ी है, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से लेकर जो भी पार्ट आप उम्मीद करते हैं या सोच भी सकते हैं कि ये यूपीएससी के इस पर्टिकुलर सेक्शन, कोई भी सेक्शन हिस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि गांधी जी अब दोबारा आने वाले नहीं है, लेकिन उनको छोड़ के बाकी जितने भी है वो सारे के सारे करंट अफेयर में पूछे जाएंगे। इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि हिस्ट्री के टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्ट्री के अलावा बाकी पीटी में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे करंट अफेयर्स से मोटिवेट होकर आंसर क्वेश्चन को देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि करंट अफेयर वाला, यानी 2017 का मामला है, 2015 या 2016 के अंदर इस तरीके की कोई डेवलपमेंट हुई होगी जो आप लोगों से पूछ ली गई। अब ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए लोग कहते हैं हमें कितने महीने पहले के अखबार पढ़ने चाहिए, तो नॉर्मली हम भी मोटा मोटा कह देते हैं कि भाई 2 से 1 साल पहले के अखबार अगर आप पढ़ लेते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि एटलीस्ट आपको 2 साल पुराने न्यूज़पेपर्स की अच्छे से बारीकियाँ पढ़नी चाहिए और इस तरीके के क्वेश्चंस देखने चाहिए। ये नहीं देखा जाएगा कि केजरीवाल को थप्पड़ किसने मारा या फिर योगी जी ने किसको क्या कहा, पुलिस ने किसको डंडा मारा एंड ऑल। ये सारी खबरें हटाकर इस तरीके के क्वेश्चंस को देने का सबसे पीछे लॉजिक, यही सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिक ये है कि दोस्तों आपको पता लगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके के आ रहे हैं और आपको किस तरीके की न्यूज़ पढ़नी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल नाउ इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका सी होगा, यूएनएफसीसी सेक्रेटरीट। दोस्तों, मैं आपको सजेशन ये दूंगा, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, जो भी सीरियस सिंसियर स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, अब असलियत में बैठकर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वैसे तो इसको गूगल पे डालेगा और इसके बारे में सर्च करेगा। अगर ये कुछ मिल जाएगा तो 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस या पैनल्स के नाम मिलेंगे, उनको देख लेगा। यूएनईपी और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में भी 5-5, 7-7 लाइनें, 10 लाइनें निकाल कर रख लेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्या हैं, कैसे हैं, हेडक्वार्टर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एंड ऑल। यहाँ जो भी स्टूडेंट होगा, जो नॉर्मल स्टूडेंट होगा, वो तो सी के ऊपर निशान लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उठाएगा और इस क्वेश्चन को उठाने के बाद असलियत में इस क्वेश्चन में से टॉपिक्स को निकालेगा और चारों के चारों जो वर्ड आपके सामने हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेगा और क्वेश्चन को आगे के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं यूएनएफसीसीसी ही पूछा जाएगा, असलियत में यूएनईपी भी पूछा जा सकता है, डब्ल्यूएमओ भी पूछा जा सकता है और क्लाइमेट चेंज तो एक हॉट टॉपिक है ही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हुआ। यूएनएफसीसीसी के बारे में आप घर जाके या नेट के ऊपर सर्च कीजिए, अगर नहीं मिल रहा हो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत ज़रूर मिल जाएगी। आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन रखा हुआ है जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ ये क्वेश्चन 10 में से 5 स्टूडेंट्स इसको गलत करते ही करते हैं। कैसे? क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, क्या पॉसिबल प्रभाव होंगे या क्या पॉसिबल इसके संभावित जो परिणाम होंगे वो होंगे,
हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स, नदियों के आसपास से जो आप लोगों के यहाँ रेत निकाली जाती है, उस रेत से घर का प्लास्टर से लेकर मकान बनाने का काम किया जाता है, उस रेत को निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है बहुत तेज़ी से, और ये बहुत बड़ा व्यवसाय है और पूरा दबंगई का व्यवसाय है। ऐसे में जब रिवर बेड्स यानी नदी के बीच में ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर गाड़ी ले जाकर वहाँ से रेत भर के लाया जाता है, तो इससे उसके पॉसिबल नदी के ऊपर संभावित प्रभाव क्या होंगे, पॉसिबल इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप एग्ज़ाम स्ट्रेस में होते हैं तो इसी क्वेश्चन को पढ़ने में ये कुछ इंप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, जैसे डिक्रीज इन सैलिनिटी इन द रिवर। अब नदी में लवणीयता बढ़ जाएगी यानी उसका खारापन बढ़ जाएगा। ये जो है ऑप्शन के, इसमें डिक्रीज इन, हम पढ़ते क्या है हिंदी में, खारापन बढ़ जाएगा, लेकिन असलियत में ऑप्शन दिया है डिक्रीज इन, कि खारापन कम हो जाएगा। भाई नदी में मीठा पानी होता है सबसे पहली बात, उसमें खारा पानी होता ही नहीं है। और अगर आप नदी में से इस रेत को बार बार निकालोगे तो रेत निकालने की वजह से क्या होगा कि स्पेस क्रिएट होता है और आसपास के खारे जल के स्रोत जो भी होंगे वो इसमें आकर मिल जाएंगे और सैलिनिटी बढ़ेगी। अब यहाँ डिक्रीज यानी कम होगी, तो आपका पहला ऑप्शन तो सीधा ही गलत। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिल्कुल सही है कि पानी जो रिस के नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर क्रिएट करता है, उसके अंदर पॉल्यूशन होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो रेत है रिवर बेड की, ये रेत क्या काम करती है, असलियत में पानी को अपने अंदर कंटेन करती है, रोक लेती है, और पानी तेज़ी से ऊपर से नहीं बहकर निकलता बल्कि इसके अंदर फंस जाता है और पानी को टाइम मिल जाता है नीचे रिसकर ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने का। यानी आप वाटर टेबल को कम कर रहे हैं, और अगर रेत ख़त्म हो जाएगी तो वाटर टेबल भी कम हो जाएगा और पानी और ज़्यादा नीचे जाता चला जाएगा, क्योंकि पानी रिस के नीचे तो जाएगा ही नहीं, ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर बनाएगा ही नहीं, तो और आप नीचे से पानी निकालते जा रहे हैं तो वाटर लेवल नीचे जाएगा। यानी ये दो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है, दिमाग पर दबाव होता है, ऐसे में आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके स्ट्रेस को देखने के लिए ए पोर्शन दिया गया है, वन ओनली। ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने वन ओनली को सही किया। जिसने वन ओनली को सही माना वही स्टूडेंट गलत है, क्योंकि आपके ऊपर एग्ज़ाम स्ट्रेस होता है तो आप यही गलती ज़्यादा करते हो कि आपसे कहीं पर रॉन्ग ऑप्शन पूछा ही नहीं, आपसे ये पूछा ही नहीं गया कि गलत कौन सा है, आपसे ये कहा गया कि असर क्या होगा। असर क्या होगा यानी सही वाले पूछे, गलत तो पूछा ही नहीं गया। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन करते करते ये आएगा कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में गलत पूछे जाते हैं और आपको ऑप्शन दिखाई देगा वन ओनली, 2 और 3। अब आप नीचे वाला खेल देखिए, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1 2 3। अब ऐसे में 1 2 3 के ऊपर तो आपको लगेगा कि वो कंफ्यूज कर रहा है, समझे, क्योंकि 1 2 3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक गलत है और दो ठीक है। अब या तो 2 3 होगा और या फिर 1 एंड 3 होगा। दिमाग में आ गया 1 एंड 3 है तो 1 एंड 3 भी गलत, तो आप 2 एंड 3 पे निशाना लगा के आएंगे। अगर आप स्ट्रेस में हैं, क्वेश्चन ढंग से पढ़ने के बावजूद आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मुझसे ये पूछा गया है कि रॉन्ग आंसर क्या है, लेकिन असलियत में कॉन्सिक्वेंसेज यानी प्रभाव पूछे थे, यानी सही वाला बताना था। ऑप्शन था बी, आप लगा के आएंगे ए और आंसर आपका हो जाएगा गलत। तो दोस्तों इस तरीके से पीटी के अंदर आप अक्सर ये गलतियां करते रहते हैं। आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी या इस चीज़ से अगर एग्री करते हैं, जो मैंने एक रीज़न बताया क्वेश्चन गलत होने का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का यूपीएससी 2018 के अंदर पूछा गया था आप लोगों से। इस क्वेश्चन के अंदर दो बॉडीज़, एक तो एनजीटी और दूसरा सीपीसीबी के बारे में पूछा गया। एक तो जीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और दूसरा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी, इन दो के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। असलियत में यहीं पर ऐसे क्वेश्चंस में ही बच्चा जो है वो गच्चा खा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, आंसर गलत कर देता है और सवाल या तो वो गलत करेगा या छोड़ के आ जाएगा। छोड़ के आना अच्छी बात है, गलत करना बुरी बात है, इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन को छोड़ के आना आपका यूपीएससी का द्वारा दिया गया अधिकार है, लेकिन गलत करना अपराध है।
क्योंकि उसके नंबर कटते हैं। अब यहाँ पर आप अपराध ना करें, उसको समझिए कि बच्चा कहाँ कहाँ अपराध करेगा। इसके कीवर्ड्स क्या हैं? एनजीटी, जिस भी बच्चे ने एनजीटी और सीपीसीबी पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है ये भी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरे दोस्त भी सब अब बोलना शुरू कर देंगे कि देखा हिस्ट्री का टीचर इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा है। अरे यार, यूपीएससी हमने भी दी थी, हिस्ट्री ऑप्शनल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन इकोलॉजी इन्वायरमेंट प्रॉपर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से हम एक थे, और ज्योग्राफी ऑप्शनल होने की वजह से ये टॉपिक सारे आते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। दोस्तों ये है कि हाउ इज़ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब और ये एक जनरल नॉलेज का पार्ट है कि एनजीटी और सीपीसीबी क्या है। एनजीटी और सीपीसीबी के बारे में प्रॉपरली पढ़ लें ध्यान से, और सिर्फ एनजीटी सीपीसीबी नहीं, ऐसे ऐसे जो भी बॉडीज़ बोर्ड्स चर्चा में है वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। एनजीटी के बारे में समझ लीजिए, एक वर्ड के एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट, इसे सर्कल करेंगे। और सीपीसीबी वाज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। यहीं पर कहीं ना कहीं खेल छिपा हुआ है, यहीं पर कहीं ना कहीं खेल छिपा हुआ है, ये याद रखना। क्या कि दूसरा, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। कि एनजीटी एक तरीके का ट्रिब्यूनल है, नाम से ही ट्रिब्यूनल आ गया, यानी अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका काम पर्यावरण से संबंधित मामलों में न्याय करना और उच्च अदालतों के ऊपर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। ठीक है। दूसरी तरफ सीपीसीबी के बारे में बताया गया है कि क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स, यानी नदियों की, तालाबों की, नहरों की सफाई करना, और एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री, यानी एयर क्वालिटी को देश के अंदर, वायु की जो क्वालिटी है उसको देश के अंदर नियंत्रित करना सीपीसीबी का काम है। और यहीं से तभी आप लोग जो पॉल्यूशन चेक करवाने जाते हैं उसके सर्टिफिकेट के ऊपर खासकर दिल्ली वाले ये देखेंगे सीपीसीबी की मोहर होती है। तो दोस्तों यहाँ असलियत में 4 सेक्शन है। पहले पार्ट में 2 सेक्शंस पूछे गए हैं कि एनजीटी एक एक्ट से आया है, और दूसरा सीपीसीबी के बारे में कहा गया कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है। तो दोस्तों यहीं पर आपको पता होना चाहिए कि एनजीटी भी एक एक्ट से आया है, एनजीटी एक्ट 2010। तो यानी पहला वाला पॉइंट ठीक है। एनजीटी के बारे में जिसको पता होगा तो पहली लाइन ही ये पढ़ेगा कि ये 2010 में एनजीटी एक्ट के थ्रू आया। और जब कोई स्टूडेंट सीपीसीबी के बारे में पढ़ेगा वो ये कहेगा कि ये जो है वो वाटर पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल के जो एक्ट आया था जो एक्ट था उसके अनुसार आया था। अब ये जो एक्ट के अनुसार आया था यानी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ना आकर ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई जो एक्ट के अनुसार आया। अब ये भी अगर एक्ट के अनुसार आया है तो पहले वाले का सेकंड पार्ट गलत हो गया जिसमें आपको ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कह रहा है। एग्जीक्यूटिव का मतलब सीधा आदेश हो गया। सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आई हुई है, लेकिन सीपीसीबी जो है वो एक एक्ट से स्थापित हुआ है और वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी वैधानिक संस्था है। दूसरी तरफ एनजीटी के बारे में बिल्कुल सही ये कहा गया है कि ये एक एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करने वाली बॉडी है ताकि हाई कोर्ट्स पर, उच्च अदालतों पर दबाव कम पड़े। बिल्कुल सही है। और दूसरा सीपीसीबी जो है वो नदी नालों की सफाई करती है, बिल्कुल सही, और पॉल्यूशन कंट्रोल करती है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों यहाँ हम इस नतीजे पर पहुँचे कि असलियत में फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड पार्ट गलत है। अगर फर्स्ट ऑप्शन का सेकंड पार्ट गलत है तो ए क्या हो गया, गलत हो गया, और 2 जो है वो ठीक हो गया, यानी आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं और जो भी थोड़ा बहुत भी चर्चा में आए उसके बारे में, उस संस्था के बारे में ज़रूर पढ़ें, ज़रूर लिखें, और उसके बारे में सवाल बनने की संभावना है। और इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाएंगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन। धन्यवाद।